नमस्कार। दी अर्थ न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम विधानसभा चुनाव विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें और आपको बताते हैं कि दिन भर जम्मू कश्मीर में चुनाव से जुड़ी क्या गतिविधि हुई, किसने किस पर आरोप लगाए, क्या आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है और कौन से नेता ने आज क्या बयान दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की और बात करते हैं आज हुई सबसे बड़ी चुनावी गतिविधि की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, जिसके बाद आज उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। काफी संख्या में लोग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता नेता वहां पर पहुंचे थे और इसके अलावा आम जनमानस भी अमित शाह की रैली में काफी उत्साह के साथ पहुंचा था। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नारेबाजी करते हुए लोग नजर आए और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस रैली में दहाड़ते नजर आए। कुछ मुद्दों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया, अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। जिस प्रकार कल जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी किया था तो तब भी कुछ कड़े संदेश उस मंच से दिए थे और आज जिस मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोगों को संबोधित कर रहे थे वहां से भी उन्होंने कुछ कड़े संदेश दिए और कुछ बातें बिल्कुल मुखर होकर कही और साफ कर दी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि धारा 370 कभी भी जम्मू कश्मीर में वापस नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि धारा 370 अब इतिहास बन चुकी है। धारा 370 को हटाने के बाद यहाँ के कई लोगों को उनके अधिकार मिले हैं, यहाँ की महिलाओं को अधिकार मिले हैं। यहाँ के बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो पिछले कई दशकों से इंतजार कर रहे थे कि यहां से धारा 370 हटे और उन्हें उनके अधिकार दिए जाएं, जिसमें वाल्मीकि समाज के लोग थे, पीओजे के रिफ्यूजीज थे और ये सब केवल मोदी सरकार में ही संभव हो पाया है, जिसमें धारा 370 को हटाया गया और यहां पर विकास की धारा बहने लगी और इसके साथ साथ आतंकवाद पर भी नकेल कसी गई। आतंकवाद और अलगाववाद पर रोक लगाई गई और ये सब तभी संभव हो पाया है जब यहां से धारा 370 को हटाया गया है। और उन्होंने इस मंच से ये भी साफ कर दिया कि जैसे इस समय बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इस बात को रखा है कि वो यहां पर धारा 370 को बहाल करेंगे, तो वो उनको साफ ये संदेश देना चाहते हैं, उन्हें ये कहना चाहते हैं कि धारा 370 अब कभी भी यहां पर वापस नहीं आ सकती। अमित शाह ने कहा कि अगर एनसीपीडीपी ये चाहेगी भी कि यहां पर धारा 370 को लाया जाए, लेकिन भाजपा सरकार ये कभी नहीं होने देगी, ये उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने स्टेटहुड को लेकर भी बात की और ये कहा कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को एक उचित समय आने पर मिलेगी। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए ये कहा कि राहुल बाबा कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा और ये कहा कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड कहां से देंगे। स्टेटहुड अगर कोई दे सकता है तो वो केंद्र सरकार दे सकती है, मोदी सरकार दे सकती है। और अमित शाह पहले ही पार्लियामेंट की फ्लोर पर इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद एक उचित समय देखा जाएगा और उसके बाद यहां पर राज्य के दर्जे को वापस बहाल किया जाएगा। तो वो राहुल गांधी से ये पूछ रहे थे कि वो कैसे यहां पर स्टेटहुड को वापस देंगे। इसके अलावा उन्होंने इस रैली में कुछ और मुख्य बातें भी कही, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में पिछले कई वर्षों से हो रहे विकास का ब्यौरा दिया और ये कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का कायाकल्प कर दिया है। यहाँ पर विकास की धाराएं बही हैं और रोजगार यहाँ के युवाओं को दिया गया है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पर शुरू हुए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, आतंकवाद कम हुआ है, आतंकी गतिविधियां यहाँ पर बहुत कम हुई हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं ना के बराबर है। अब कश्मीर घाटी में भी हड़ताल और बंद नहीं होता। इसके अलावा जम्मू संभाग में भी बहुत सारे विकास कार्य मोदी सरकार ने किए हैं
और साथ ही साथ उन्होंने अपने घोषणा पत्र का जिक्र भी इस संबोधन में किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो जम्मू कश्मीर में विकास के रास्ते और ज्यादा खुलेंगे, नौकरियां लोगों को मिलेंगी, डेली वेजेस परमानेंट होंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहां पर लाए जाएंगे, प्रधानमंत्री की जो योजनाएं चल रही हैं उन्हें भी आगे बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर एक कड़ा संदेश अमित शाह ने इस संबोधन में दिया और ये साफ कर दिया कि धारा 370 वापस नहीं आ सकती। और दूसरी ये बात जो उन्होंने साफ कर दी वो ये कि जम्मू कश्मीर को एक सही समय आने पर स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलेगा। तो ये रही बात बीजेपी की। और इसके बाद बात करते हैं उमर अब्दुल्ला की। उमर अब्दुल्ला जो एनसी के उपाध्यक्ष हैं और इस समय जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में 2 सीटों से चुनाव भी लड़ रहे हैं। पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला की बयानबाजी चरम पर है। आए दिन उमर अब्दुल्ला कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जो विवाद खड़ा कर देता है। एक बार फिर से उमर अब्दुल्ला का एक विवादास्पद बयान आया है, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि 2001 के संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी पर उन्होंने सवाल उठाया है और ये कहा है कि इस फांसी से कोई फायदा नहीं हुआ और अगर जम्मू कश्मीर सरकार इसमें शामिल होती तो अफजल गुरु को फांसी नहीं होती। बहुत बड़ा बयान ये उमर अब्दुल्ला का है और इसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। कई नेता इस बयान पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसे इंडी अलायंस की सोच बता रहे हैं, उनकी मानसिकता बता रहे हैं। उमर अब्दुल्ला एक निजी टीवी चैनल से बात कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया कि अफजल गुरु को फांसी देने का कोई फायदा नहीं हुआ और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर जम्मू कश्मीर सरकार इसमें इन्वॉल्व होती तो उसको फांसी नहीं दी जाती। और वहीं इसके साथ साथ जिस तरह से मैंने कहा कि उमर अब्दुल्ला के बयान इस समय चरम पर हैं और आए दिन कुछ ना कुछ बयानबाजी उनके द्वारा की जा रही है, इसमें उमर अब्दुल्ला का एक और बयान ये भी देखने को मिला है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर घाटी में बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को खड़े किया है और यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जो सर्जन बरकाती उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं, जेल में बंद नेता है, उन्हें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है। उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है और उन्हें कमजोर करने के लिए, वोटों को तोड़ने के लिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रही है और कल को जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीतते हैं तो ये भाजपा में शामिल होंगे। इस तरह की बयानबाजी उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। और अब इसके बाद बात करते हैं उमर अब्दुल्ला का। जैसे मैंने आपको अफजल गुरु को लेकर बयान बताया, उस बयान को लेकर टिप्पणियां लगातार चल रही हैं और इस पर भाजपा का रिएक्शन भी देखने को मिला है। भाजपा के प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी, उन्होंने उमर अब्दुल्ला की इस टिप्पणी पर बात की और इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी की। भंडारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए जो दृष्टिकोण रखा है वो दृष्टिकोण विकास पर आधारित है। इसके अलावा ये भी कहा कि ये दृष्टिकोण ये सुनिश्चित करता है कि आतंकवाद खत्म हो और इसका जड़ से नाश हो। इसके अलावा भंडारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला, ये जो तीनों पार्टियां हैं, ये आतंकवाद के प्रति नरम समर्थन रखती हैं, एक नरम रुख रखती हैं और इस तरह की बयानबाजी इनकी मानसिकता को बताती है। इस तरह की बयानबाजी इंडी अलायंस की मानसिकता को बताती है। इस बयान ने कुल मिलाकर एक विवाद देश भर में छेड़ दिया है और कई नेता इस बयान पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो इसके बाद बात करते हैं अगली ओर एक अहम खबर की। जैसे अब चुनाव में कुछ ही दिन शेष बचे हैं, पहले चरण का चुनाव अब जल्द ही होने वाला है, लगभग 10 दिन का समय बचा है जिसके बाद पहले चरण का चुनाव होगा, यानी कि कैंपेनिंग इस समय जोर शोर से जारी है। तो इस बीच एक खबर यह भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है अपने कैंपेनिंग में, अपने जो चुनाव प्रचार है उसमें, और इसको लेकर दूर दराज इलाकों तक पहुंचने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कर रहे हैं। कोशिश यही है कि जो डोर टू डोर कैंपेनिंग है ये दूर दराज के इलाकों में भी पहुंचे। जिस तरह से बहुत सारे इलाके जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े हैं,
रोड कनेक्टिविटी जहां की बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो इस समय पूरा जोर लगा रहे हैं कि इन इलाकों तक भी पहुंचा जाए। और इसको लेकर आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय किए हैं जो चुनाव प्रचार करने में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की मदद कर रहे हैं। यानी कि हेलीकॉप्टर्स पर अब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इसमें आपको बता दूं कि पाडर नागसिनी से जैसे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के सुनील शर्मा, क्योंकि पाडर नागसिनी थोड़ा पिछड़ा इलाका है, वहां के दूर दराज ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहां पर पहुंचने के लिए सुनील शर्मा इस हेलीकॉप्टर का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी प्रत्याशी हैं किश्तवाड़ से शगुन परिहार, भदरवा से दिलीप परिहार, डोडा से गजय सिंह राणा, डोडा पश्चिम से शक्ति परिहार, रामबन से राकेश ठाकुर और बनिहाल से सलीम बट, ये सभी उम्मीदवार एक दिन में 10-10 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। यानी कि कोशिश यही है कि कोई भी इलाका अछूता ना रह जाए, हर एक इलाके तक पहुंचा जाए, और इसके लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जाता है। फर्स्ट फेज में इन सभी क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए फिलहाल ये हेलीकॉप्टर इन क्षेत्रों में है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट फेज की वोटिंग कंप्लीट होगी तो बाकी इलाकों में भी हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी, ताकि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको समय कम लगे और जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां पर ये प्रत्याशी पहुंच सके और लोगों तक अपनी बात रख सके। तो इसके बाद बीजेपी की ही बात चल रही है, तो बीजेपी की थोड़ी और बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले भाजपा के प्रवक्ता सुनील सेठी ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने लोगों से ये अपील की कि वो मतदान करें, घरों से निकलें और मतदान करें, और अपना जो मतदान है वो बहुत सोच समझ कर करें। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ाया है, और इसका एक उदाहरण ये भी है कि इस समय अलगावादी नेता जो हैं, हुर्रियत के जो नेता हैं, वो भी चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी ले रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि कश्मीर घाटी से बहुत सारे ऐसे अलगावादी नेता हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर रहे हैं और ये इच्छा रखते हैं कि वो चुनाव लड़ें, लेकिन अभी उनको ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो चुनाव लड़ें, इसलिए वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करके इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। और वहीं जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई, इससे भी ये पता चलता है कि लोगों की सोच में अब बदलाव आ रहा है। और भाजपा के जो प्रवक्ता हैं सुनील सेठी, उन्होंने ये कहा कि बदलाव केवल मोदी सरकार की मदद से ही संभव हो पाया है, और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से ये अपील की कि लोगों को बहुत सोच समझकर अपना वोट करना होगा, क्योंकि लोगों के पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन वो है जो इस समय कह रहा है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, वो पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है, जम्मू कश्मीर पे हमले करवा रहा है, आतंकवाद को भेज रहा है। और दूसरा ऑप्शन उनके पास वो है जो जम्मू कश्मीर में विकास करवा रहा है, जम्मू कश्मीर में रोजगार के अवसर दे रहा है। तो इस तरह से उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग इसे सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करें और सोच समझकर अपना नुमाइंदा चुने। तो आखिर में बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि इस समय चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है, तो वहीं एक कोशिश ये भी है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये पारदर्शिता से हो, और इसमें जो भी कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया जा रहा है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस उस पर कार्रवाई करता दिखाई दे रहा है। तो अब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के लिए 9 एफआईआर्स लग चुकी हैं, जिसमें 5 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सस्पेंड भी किया गया है पोल कोड वायलेशन के लिए। और इसी बीच एक खबर इस समय और सामने आ रही है, वो खबर ये है कि एनसी के सदस्य और पेरपुरा गांदरबल के फॉर्मर सरपंच मोहम्मद अशरफ गनाई को भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने के लिए उन पर भी मामला दर्ज किया गया है। दरअसल उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में असैसिनेशन वर्ड का इस्तेमाल किया था, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, और इसी सिलसिले में उन पर मामला दर्ज करके आगे की जो कार्यवाही है वो चल रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि 9 एफआईआर्स पहले ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के लिए लगाई गई हैं और 48 मामलों में जांच चल रही है, जिसमें आपको ये भी बता दूं कि 53 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जिन पर ये मामले दर्ज किए गए हैं, और
5 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के लिए। तो ये कुछ आज दिन भर की गतिविधियां थी चुनाव से जुड़ी हुई, जैसे कि हम रोज आपके समक्ष इस समय आते हैं और चुनाव से जुड़ी सभी बड़ी खबरें आपके समक्ष रखते हैं। तो आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में चुनाव प्रचार किस तरह से चल रहा है और ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो आपका फेवरेट है या जिसे जीतते हुए आप देखना चाहते हैं। तो फिलहाल आज के इस अंक में इतना ही। कल नया अंक लेकर नई चुनावी सरगर्मियों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार और देखते रहिए द अर्थ न्यूज।